संसार के सामान्यतः सभी साहित्यों में एक बात मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है, वो ये कि आरंभ में साहित्य का लिखित रूप सर्वत्र पद्यात्मक ही मिलता है। इसका मुख्य कारण ये है कि पद्य में भावनाओं एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने में सुविधा होती है। थोड़े में बड़ी बात सरस ढंग से कही जा सकती है, याद भी रखी जा सकती है। सभ्यता के आरंभिक युग में जबकि मनुष्य भावनात्मक अधिक रहता है, तब पद्य ही लिखा जाता है। धीरे धीरे विचार बुद्धि बढ़ती है, तब लगता है कि समाज सिर्फ भावना पर नहीं चल सकता, उसमें चिंतन की भी आवश्यकता पड़ती है। यथार्थ की कठोर भूमि पर भी उतरना पड़ता है और तभी वो भाषा के गद्य रूप की ओर जाती है। हिंदी की भी वही स्थिति रही है। भारतीय साहित्य की मूल रागनी समूहमुखी है। इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना होगा। देश काल की स्थिति के अनुरूप जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब हिंदी साहित्य में मिलता है। समूह की ध्वनि जब बदलती है तो साहित्य में भी परिवर्तन होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को प्रारंभ से अब तक 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। आदिकाल या वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी का प्रारंभिक काल घोर अशांत और राजनीतिक हलचल का था। ऐसे समय में वीर गाथाओं की ही रचना संभव थी। देश में युद्ध की ध्वनि ही प्रधान थी। तत्कालीन रचना राजाओं के आश्रय में ही हुई। कवि विशेष रूप से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही लगे रहे। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में भी कूद पड़ते। कलम और तलवार दोनों को चलाने में अपनी कुशलता का परिचय देते। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें छंदों का विस्तार और भाषा का सौंदर्य दोनों ही मिलते हैं। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी गग्गर दिन्नो, लगन बरग रचि सरब दिन, द्वादश ससिलिल्नो, से 11 अरु 30 साग संवद परमाना, जो पितृ कुल शुद्ध बरन बरी रखों प्राणा। जगनिक कवि का आल्हाखंड भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। आल्हाखंड की 2 पंक्तियां तो आज भी अल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ सुनाई दे जाती हैं। 12 बरिस लय कुकर जिए, अरु 13 लय जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन कौधिकार। अमीर खुसरो भी इसी काल में हुए। उनकी पहेलियों एवं मसनवियों का हिंदी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। खुसरो की कविता में युग प्रवर्तन का आभास मिलता है। खुसरो ने अपना खालिक बारीक कोश तैयार करके भाषा के आदान प्रदान में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई। भक्ति काल के ज्ञानश्रेयी शाखा के अंतर्गत वे संत कवि हुए जिन्होंने घोषणा की, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनमें कबीर प्रमुख हैं। नानक, पीपा, दादू, रविदास, मलूक दास इत्यादि इसी समय में हुए। इस काल की निर्गुण उपासक कवियों की दूसरी शाखा भी है, जिसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। ये सूफी कवि सांसारिक प्रेम के मार्ग से परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम व्यक्त करते थे। ईश्वर का विरह सूफियों की यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। सूफी संसार में अपने प्रियतम परमात्मा की ही छवि सर्वत्र देखता है। जैसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी इत्यादि प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली आदि हैं। इनमें दोहा चौपाई वाली शैली यानी कड़वक शैली प्रयुक्त हुई है। इसके साथ ही राम भक्ति शाखा का उदय हुआ, जिसमें तुलसी प्रमुख हैं। नाभादास, प्राणचंद, हृदय राम आदि भी इसी काल में हुए। भक्ति काल को इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। इसमें एक और ज्ञानी संत कबीर, सूफी जैसी आदि हुए, वहीं राम भक्त तुलसी और कृष्ण भक्त सूरदास भी हुए। राम भक्ति से अधिक कृष्ण भक्ति में जनता की रुचि हुई। सूरदास के अतिरिक्त रहीम, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, गंग, मीरा, रसखान, नरोत्तम दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तुलसी ने अनमोल साहित्य की सृष्टि की। उनके अमर काव्यों में मानवता के आदर्श भरे पड़े हैं।
अब लोगों का ध्यान रस, अलंकार, शब्द, शक्ति और रीति की ओर भी बढ़ा। इसीलिए भक्ति काल के बाद की रचनाओं का नाम रीतिकालीन कविता पड़ गया। इसमें साहित्य के शास्त्रीय ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया। काव्य ग्रंथ चमत्कार प्रधान हो गए। इस काल के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, बिहारी लाल, देव, पद्माकर, भूषण, घनानंद इत्यादि। इन कवियों की भाषा साहित्यिक थी। बिहारी की विशेष रूप से। बिहारी के दोहों के लिए तो कहा भी जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यो नानक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। हिंदी की श्रृंगारिक कविता के विरुद्ध आंदोलन का श्री गणेश उसी दिन से समझा जाना चाहिए जिस दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना भारत दुर्दशा नाटक प्रस्तुत किया और कहा, आवो सब मिलके रोवो भाई, हा हा भारत दुर्दशा देख ही न जाई। भारतेंदु की नई कविता हिंदी में नई प्रगति का संदेश लेकर आई। सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में हलचल हुई। परिणाम स्वरूप जनता में शिक्षा की रुचि जागी। अभी तक ब्रजभाषा ही कविता का माध्यम थी। कवित्त, सवैया आदि छंदों का ही प्रयोग होता था, किंतु अब खड़ी बोली का भी प्रयोग होने लगा। छंदों में भी अनेक रूपता आने लगी। खड़ी बोली उस समय कर्कश थी, किंतु उसमें कोमलता लाने की चेष्टा प्रारंभ हो गई थी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित श्रीधर पाठक इस खड़ी बोली कविता के प्रथम कवि एवं आचार्य हुए। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और नाथूराम शंकर शर्मा विलक्षण शब्द निर्माता हुए। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। साकेत, पंचवटी, जयद्रथवध, द्वापर इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आधुनिक राष्ट्रीय कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी आदि उल्लेखनीय हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का चाह नहीं मैं सुरबाला की, गहनों में गूंथा जाऊं अत्यंत प्रसिद्ध है। नवीन का कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, त्राही त्राही रव जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसी समय में हुई। सुभद्रा कुमारी की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता तो बच्चों के मुख पर आज भी ज्यों की त्यों निकलती रहती है। आधुनिक हिंदी कविता के तीसरे चरण का आरंभ छायावादी काव्य शैली से हुआ। छायावाद का युग मोटे तौर पर सन 1918 से 1936 तक माना जाता है। इस युग के 4 प्रमुख कवि अविस्मरणीय रहेंगे। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन कवियों की विशेषताएं हैं व्यापक मानवीय चेतना, सौंदर्य बोध और संवेदनशीलता। किंतु देश की आर्थिक राजनैतिक परिस्थिति ने कविता की धारा का मुख मोड़ दिया। 1936 के बाद जिस धारा में कविता बही उसका नाम प्रगतिवाद है। कविता को जनता की संपत्ति कहा गया। कवि व्यक्तिगत सुख दुख से हटकर समाज का सुख दुख चित्रित करने लगा। इस युग के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल आदि। सन 1943 से हिंदी में जिस नई काव्यधारा ने जन्म लिया उसे प्रयोगवाद कहा गया। इसके प्रवर्तक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक नामक एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित थीं। ये कवि थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे और रामविलास शर्मा। सन 1952 में दूसरा सप्तक भी प्रकाशित हुआ। सन 1955 के लगभग नई कविता का उदय हुआ। नई कविता में पिछली काव्यधाराओं की अनेक प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। उसमें छायावाद का रोमांस भी है, प्रगतिवादी सामाजिक चेतना और प्रयोगवाद का वैयक्तिक भावबोध भी परिलक्षित होता है। नई कविता के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण आदि अनेक कवि हुए। नई कविता प्रवाहमान है, इसका भविष्य उज्जवल है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है खड़ी बोली में गद्य का विकास।
इसका इतिहास बड़ा रोचक है। खड़ी बोली मेरठ, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। अरब, फारस और तुर्किस्तान से आए सिपाहियों को बड़ी कठिनाई होती थी। दोनों ने एक दूसरे की भाषा के कुछ शब्द सीखकर बातचीत का मार्ग निकाला। इस प्रकार सिपाहियों की छावनी में एक खिचड़ी भाषा पकी, जिसके दाल चावल खड़ी भाषा थे। नमक आगंतुकों ने मिलाया। धीरे धीरे खड़ी बोली के 3 रूप हुए। इसकी पहली शुद्ध हिंदी, जो साहित्यिक भाषा कही गई। दूसरी उर्दू, जो मुसलमानों और कुछ हिंदुओं के घर के बाहर की बोलचाल की भाषा बनी। तीसरी हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों के ही शब्द प्रयुक्त होते थे। गद्य बहुत पहले से लिखा जाना प्रारंभ हो गया था, पर अधिक लिखा नहीं गया। बादशाह अकबर के यहाँ गंग भाट था। उसने चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य में ही लिखी थी। हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा 4 प्रमुख लेखकों ने की। इनमें मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र पहले उल्लेखनीय हैं। फिर लल्लू लाल और इंशा उल्ला खां का महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस क्षेत्र में आते ही हिंदी में उन्नति का युग आया। बंगला नाटकों का अनुवाद हुआ, मौलिक नाटकों की रचना हुई, उपन्यास लिखे गए, निबंध रचना का प्रारंभ हुआ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि ने गद्य साहित्य को भरपूर समृद्ध किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना और सरस्वती मासिक पत्रिका के प्रारंभ से हिंदी को उन्नति और प्रोत्साहन का मार्ग मिला। समालोचनाएं लिखी जाने लगी। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी इत्यादि ने अपूर्व योगदान दिया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम की ये एक झलक मात्र है, जिससे हिंदी की सशक्त परंपरा का पता लगता है। इतने कम समय में हिंदी साहित्य ने इतनी अद्भुत प्रगति की है कि आज विश्व साहित्य में उसका निजी महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, नाटक और कविता के क्षेत्र में वो विश्व की किसी भी भाषा के समकक्ष है।